और दीपक जी, मैं आपके पास आऊँगा उससे पहले 2 आपको बहुत एनके सिंह सर का और ख़ास तौर से ध्यान चाहूँगा मैं। 2 लेटर आए हैं मेरे पास में, आज किसी ने मुझे भेजे हैं। ये विशेष सचिव हैं शिवपाल सिंह जी। इन्होंने पूरे जिले के पूरे प्रदेश के सभी डीएम को लेटर भेजा है। मैं वो लेटर पढ़कर सुना दूँ, जिससे मेरे सब दर्शकों को और आपको भी पता रहना चाहिए। एक लेटर गया है गवर्नमेंट से समस्त डीएम उत्तर प्रदेश। विषय है दीपोत्सव अयोध्या के आयोजन अवसर पर दीप प्रज्वलित किए जाने के संबंध में। महोदय, उपयोग विषय संवेद महानिदेशक पर्यटन कार्यालय के पद संख्या इतने इतने का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सभी डीएम से ये अपेक्षा की गई है वे अपने अपने जिले की प्रत्येक ग्राम सभा से 5-5 मिट्टी के दिए बनाकर अयोध्या में प्रज्वलित किए जाने हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में दीपोत्सव दीपदान के संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा को उपलब्ध कराएं। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि जिले के प्रत्येक ग्राम सभा से 5-5 मिट्टी के दीपक लेकर अयोध्या में प्रज्वलित करने के लिए भेजें। एनके सिंह सर, पूरे प्रदेश के डीएम को लेटर है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख गांव सभा हैं। हर गांव से 5 दिए लेकर एक व्यक्ति चलेगा। वो मोटरसाइकिल पे चलेगा, वो बस पे चलेगा। दिए इकट्ठे होंगे, फिर वो 5 दिए अयोध्या भेजे जाएंगे। अगर आप औसत जोड़ेंगे इसके टीए का तो करोड़ों रुपए में निकलेगा। फतेहपुर में डीएवीपी खाद की लाइन में लगा हुआ आदमी किसान मर गया। खाद के लिए उत्तर प्रदेश में लाठीचार्ज हो रहे हैं, खाद मिल नहीं रही है, भूख से बेहाल होकर आदमी मर जा रहा है। और डीएम, हर जिले के डीएम 5-5 दिया इकट्ठा करेंगे, ये लेटर मिला। दूसरा और एक रोचक लेटर मिला, और मैं एनके सिंह सर और दीपक सर, आप दोनों से समझने की कोशिश करूंगा कि ये डेमोक्रेसी में हो क्या रहा है। दूसरा फिर लेटर है जो सब डीएम को भेजा गया है। इस लेटर में लिखा हुआ है, कृपया उपयुक्त विषय अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या इतने इतने, नगर विकास के अपर मुख्य सचिव ने भेजा है। इनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा केदारनाथ धाम उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के अनावरण के समारोह में संबंधित कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश में स्थित सभी शिवालयों पर लाइव स्ट्रीमिंग कराना एवं श्रद्धालुओं के लिए सजीव प्रसारण करने का निर्णय लिया गया है। जनपद में आयोजित कार्यक्रम के लिए शिवालय चेक करिए, वहां में मेन स्ट्रीमिंग लगाइए, और वहां पे उस शिवालय के ग्रामीण नगरीय क्षेत्र में संबंधित खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी द्वारा लाइव प्रसारण करने के साथ साथ भजन कीर्तन मंडलियों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। संबंधित कार्यक्रम के फोटोग्राफी करा के जिला सूचना अधिकारी को। उत्तर प्रदेश में लाइन में लगा आदमी खाद के लिए 5-5 दिन से लाइन में लगा है, दम तोड़ रहा है, खाद नहीं मिल रही, गरीबी से मरा जा रहा है। लेकिन सरकार का निर्देश है डीएम को, गांव में 5-5 दिए इकट्ठे करिए, भिजवाइए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में करेंगे तो हर शिवालय पे, मतलब हर शिव जी के मंदिर पे बड़े बड़े टीवी लगाइए, भजन करिए, जिससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दोनों चुनावों में मैसेज चला है। बाहरी सरकार। और दीपक जी, एक और मजेदार बात, आज सुबह सेब खरीदने गया, सेब भी अब दुर्लभ चीज हो रही है। मैंने पूछा सेब का रेट क्यों बढ़ गया है? उसने कहा खुद देखिए सेब उठा के। मैंने सेब उठाया तो छोटी सी चिट लगी थी, उस पर लिखा हुआ था अडानी। मैंने पूछा सेब कहां से आया? बोला हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश का सेब जो किसान उगाता था, हिमाचल प्रदेश का जो ट्रक में भरकर लखनऊ आता था, अब उस सेब पर भी एक नाम लिखा है अडानी। वो लखनऊ का एयरपोर्ट जो कभी चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना चाहता था, जो धरती पुत्र के नाम से जाना जाता था, उसके बाद लगा है बोर्ड अडानी एयरपोर्ट। नतीजा तो दीपक जी ये हो सकता है जो हिमाचल प्रदेश ने दिखा दिया कि आज कांग्रेस ने सूपड़ा साफ कर दिया। अगर हमारे सेब दे जाओगे तो फिर हम भी सबक दिखा देंगे। हिमाचल के नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो डीएम गांव-गांव जाके दिए इकट्ठे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का शिवालयों पर डीएम बेस्टिंग हो रहा है, दीपक, ये समाज, ये राजनीति कहाँ जा रही है? देखिए संजय भाई, सभी ने बहुत अच्छा बोला, और आज रविकांत जी एकदम मुझे, उन्होंने सन 72-73 के अमिताभ बच्चन की याद दिला दी, एंग्री यंग मैन की।
बहुत जबरदस्त बोले, बहुत आक्रामक बोले। और जब आदमी आक्रामक बोलता है ना आवेश में आके, तो अक्सर बहुत सा दबा हुआ शख्स सामने आता है। उन्होंने बहुत अच्छा आज तस्वीर खींची है। सभी ने बोला, प्रियंका जी ने भी कहा किस भाव में फूल गोभी खरीदते थे और अब किस भाव में खरीद रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इस विषय को, जो भाव हैं, जो रेट हैं, उसके बियॉन्ड आखिर क्या कारण क्या हो सकते हैं, वजह क्या हो सकती है। जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो एकदम अनियंत्रित है, संभाले नहीं संभल रहा है। मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत और ताकतवर सरकारें ये जब आती है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो इनकी प्राथमिकताएं होती, हम सोचते हैं, पत्रकार सोचता है, या समाज में जो काम करने वाले सोचते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं ये होनी चाहिए 1 2 3 4, लेकिन सरकार को प्राथमिकताएं कुछ और लगती हैं। उसकी वजह क्या है? अगर आप देखें, जब गठबंधन की सरकारें होती, तमाम साझेदार होते हैं, तमाम साथी होते हैं, उनका दबाव रहता है कि साहब पेट्रोल कम करिए, हमारे भी राज्य में इसका असर पड़ रहा है, वरना हम समर्थन वापस ले लेंगे। बिजली है, इसके दाम कम करिए, वरना हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। ये बार बार जो एलाइज हैं, जो सरकार चलाती हैं, वो हमेशा दबाव डालती है। कभी कभी नकारात्मक दबाव भी होता है, लेकिन कभी कभी सकारात्मक दबाव भी होता है। लेकिन आज क्या है? आज मोदी जी को और योगी जी को जरूरत नहीं है किसी की राय की, किसी के मशवरे की, चाहे वो एनके सिंह साहब हो, चाहे संजय जी आप हो, चाहे प्रोफेसर साहब हो, रविकांत जी हो। इनके मशवरे की जरूरत सरकार को नहीं है, ना ही विपक्ष की जरूरत है। आप सोचिए, दोनों जगह आप देखें, दोनों बार 2014 में और 2019 में देश में विपक्ष का नेता नहीं है, लिखा पढ़ी में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। इतनी कम संख्या है विपक्ष की, इतनी कम संख्या है जो मुख्य विपक्षी दल है। ये तो स्थिति है। तो जब प्रचंड बहुमत होता है, अहंकार आना स्वाभाविक है, और जब अहंकार आता है तो प्राथमिकताएं बदलती हैं। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूं, और इस छोटी सी मिसाल से आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से संसद जब आप कवर करते हैं, प्रेस गैलरी में बैठते हैं, बहुत सी सच्चाइयां आपको पता लगती रहती है, सामने आपको आंखों के सामने दिखता है। 2009 में चुनाव था, 2008 में तेल की कीमतें बड़ी बढ़ रही थी, 60 रुपए, 55 रुपए, 58 रुपए, और तब 55-58 रुपए बहुत लगता था। प्रणब मुखर्जी उस वक्त जो थी फाइनेंस मिनिस्टर थे, और तब जितने भी अलाइज थे, जो पार्टनर्स थे सरकार के, खासकर दक्षिण भारत के जो भी अलाइज थे, उन्होंने बड़ा दबाव डालना शुरू किया कि साहब हम चुनाव में जा रहे हैं साल भर के बाद, आपने तेल में आग लगा दी है। और उसमें मुलायम सिंह यादव भी थे, उन्होंने भी दबाव डाला, बसपा ने भी दबाव डाला। ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ डीएमके और एआईडीएमके ही दबाव डाल रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रणब मुखर्जी ने एक बैठक करी, बैठक में पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, प्रधानमंत्री, 3-4 राउंड बैठक चली, और फिर सरकार ने तेल के दामों को नीचे लाना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं, उस वक्त प्रति बैरल जो कीमत थी तेल की, वो थी $147 $147 का एक बैरल आ रहा था। और तेल कितने में बिक रहा था? 51 रुपए में। यानी $147 की चीज 51 रुपए में, बैरल के हिसाब से, लीटर। आज क्या है? पिछले साल अप्रैल में 19 से 20 डॉलर प्रति बैरल रेट था, $20 प्रति बैरल। और सरकार कितने बेच रही थी? 71 रुपए। आज भी 80 रुपए के आसपास, $80 के आसपास एक बैरल की, प्रति बैरल कीमत है। आप कितने में बेच रहे हैं? 110 में। तो ये जो डायनेमिक्स है कि आपको तय ही नहीं करना है, सरकार को तय ही नहीं करना है, सरकार के लिए प्राथमिकता नहीं है, उनको लगता नहीं है कि महंगाई जो है कहीं ना कहीं उनके चुनाव में असर डालेगी, क्योंकि वो गेम दूसरा खेल रहा है। वहां बिसात दूसरी बिछी हुई, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, वहां बिसात दूसरी बिछी हुई। तो
सबसे बड़ी चीज है जो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है, मैंने जैसे आपको पेट्रोल और डीजल की बात बताई कि जब दुनिया में क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही थी, तब मनमोहन सिंह सरकार 51 रुपए पे लीटर तेल बेच रही थी। और जब तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें एकदम नीचे थी जमीन में, तब आप महंगा तेल बेच रहे थे भारत में। और भारत में जो तेल बिक रहा है, महंगाई जो, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, सबसे महंगा तेल दक्षिण एशिया में भारत में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मोदी जी तेल से पैसा निकाल, वो तेल से भी पैसा निकाल, जहां सब्सिडी देनी चाहिए थी आपको, जहां राहत देनी चाहिए थी, वहां आपने इतना टैक्स लगा दिया है कि आप वहां से पैसा लेके अलग अलग, चाहे वो किसानों को बांटना हो या किसी और योजना में करना हो, या हो सकता है उस तेल के पैसे से वो नई संसद बना रहे हैं, वो नया सेंट्रल विस्तारा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो उनके मन में आता है वो कर रहे हैं उस पैसे से। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में वो टीम नहीं रही जो टीम हम वाजपेयी की सरकार में देखते थे, कि कोई क्राइसिस आई, जॉर्ज फर्नांडिस आ गए, यशवंत सिन्हा आ गए, जसवंत सिंह आ गए, अडवाणी जी आ गए, मुरली मनोहर जोशी आए, 8 घंटे बैठक चली, 10 घंटे बैठक चली, और एक सोल्यूशन निकला, एक रास्ता निकला हर क्राइसिस में। और अगर आप मनमोहन सिंह की भी सरकार देखें तो प्रणब दा थे, मनमोहन सिंह थे, और भी 2-4 मंत्री थे, बैठते थे, दिमाग लगाते थे भी क्या करना। आज क्या है? पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, संजय शर्मा जी जो हैं वो बहस कर रहे हैं 4 PM पे, और पता चला मोदी सरकार ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई धर्मेंद्र प्रधान जी आप हट जाइए क्योंकि उड़ीसा में चुनाव आने वाला है, ये सरदार जी हैं हरदीप पुरी, ये ब्यूरोक्रेट हैं रिटायर्ड, इनका लेना ना देना, इनको ना चुनाव लड़ना है उड़ीसा में जाके, इनको मंत्री बना दीजिए। तो एक इंडियन फॉरेन सर्विस, एक विदेश सेवा के रिटायर्ड अधिकारी को आपने पेट्रोलियम मंत्री बना दिया, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि साहब हमें यहां से मुक्ति दिलाइए, मैं उड़ीसा जाता हूं, लोग मुझे घेर लेते हैं, मैं चुनाव कैसे लड़के दूंगा नवीन पटनायक के खिलाफ। कोई क्राइसिस है, सिर्फ आपको मोदी दिखेंगे, अमित शाह दिखेंगे, गुजरात के कुछ लोग दिखेंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स दिखेंगे जो उनके साथ 20-20, 25-25 साल से हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह से आप देश को नहीं चला सकते। आप देखिए, हमने अकबर को इतना बड़ा क्यों कहा? क्यों कहा हमने अकबर द ग्रेट, या विक्रमादित्य को हमने इतना बड़ा क्यों कहा? आप उनकी कैबिनेट देखिए अकबर की, जो बेस्ट पीपल थे उस वक्त के, जो बेस्ट लोग थे, बीरबल की बात नहीं कर रहा हूं, आप अकबर के 9 रत्न देखिए, जो भी अपने फन का माहिर था, चाहे वो टोडर मली क्यों ना हो, चाहे वो मान सिंह ही क्यों ना हो, जो अपने फन का माहिर था, वो टोडरमल उनके वित्त मंत्री थे। आज भी आप देखिए बहुत से पटवारी और जितना भी हमारा रेवेन्यू सिस्टम है, उसमें अकबर का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर आप मोदी जी को देखें, शिक्षा मंत्री कौन है जिसकी इंटर की मार्कशीट नहीं मिल रही है? पेट्रोलियम मंत्री कौन है जिसको तेल के दाम नीचे लाने हैं? वो एक विदेश सचिव जो है, विदेश सेवा का रिटायर्ड अधिकारी। गृह मंत्री कौन है जिनके ऊपर खुद इस तरह के दाग हैं? टेनी साहब हैं उसमें, जो जिनके ऊपर तस्करी के आरोप थे, जिनके ऊपर हत्या के आरोप थे, वो वहां हाथ बटा रहे हैं गृह मंत्रालय का। तो कोई एक तरह से कोई सामंजस्य नहीं। आप एक चीज और देखिए, मैं चाहूंगा एनके सर बैठे हुए हैं और वो उस पर बोलेंगे। इस सरकार ने जो भी इनके इकोनॉमिक एडवाइजर्स, जो भी इनके इकोनॉमिस्ट, पाणिग्राह, उसके बाद अभी एक जो इनका इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, इनके रिजर्व बैंक के गवर्नर बार बार चले गए, जितने भी एक्सपर्ट्स ये अर्थ के क्षेत्र में लाए, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए लाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एडवाइजर हो, इकोनॉमिक एडवाइजर हो, चाहे रिजर्व बैंक में हो, चाहे नीति आयोग में हो, सबके सब गए। सिर्फ रघुराम राजन नहीं गए, उसके बाद भी लोग चले गए। कोई भी अर्थ का विशेषज्ञ इस सरकार में 7 साल में नहीं रुका, नहीं टिका, और सबने बाद में लेख लिखे, आलोचना करी है जिनको मोदी जी ने रखा था। कौन है इनके साथ? निर्मला सीतारमण। मैं सवाल उठाना चाह रहा हूं कि भाई निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अर्नेस्ट एंड यंग में छोटी सी नौकरी करी थी, जेएनयू की पढ़ी हुई है,
उनकी आलोचना उनके पति करते हैं। हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नीतियों के, फैसलों के, निर्णयों की आलोचना उनके पति करते हैं। अगली बार मैं आपको उनके YouTube का वो भी दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं है। वो आंध्र प्रदेश में रहते हैं, हैदराबाद में, और आप उनके देखिए, मैंने कई उनके YouTube देखे हैं, उनके पॉडकास्ट देखे। तो निर्मला सीतारमण की आलोचना घर में ही हो रही है, लेकिन पता लगा कि साहब रविशंकर प्रसाद हट गए, जावड़ेकर हट गए, बड़े बड़े मंत्री हट गए, गहलोत हट गए, लेकिन निर्मला सीतारमण चल रही है। तो ये एक, मैं सम अप करूंगा एक लाइन में कि देखिए, जब प्रचंड बहुमत की सरकार होती है, जिसको किसी से पूछना नहीं है, जिसे किसी से मशवरा नहीं लेना है, किसी से सलाह नहीं लेना है, अपने मन की करनी है, तो अगर अपने मन की करनी है, या तो आप खुद में जीनियस हो, या तो आप इतने बड़े जीनियस हो कि आप उस क्राइसिस को खुद सॉल्व कर लें, और या फिर आपकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि सरकार हमको इनसेंसिटिव लगती है, हमको सरकार संवेदनशील नहीं लगती। हमको लगता है कि सरकार जो जमीन पे चीजें हो रही हैं, जैसे मजदूर चले जा रहे थे पिछले साल, हमने क्या देखा, मजदूर बेचारे चले जा रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों ने उनको घर में रहने नहीं दिया, उनके पास रहने की जगह नहीं, कोविड में हर जगह लॉकडाउन है, उनको बस नहीं, उनको टैक्सी नहीं, उनको रेलगाड़ी नहीं, 1500 किलोमीटर मजदूर चले हैं तपती उस सड़क पर। सरकार कहां थी तब? और जिसने मदद करी, सोनू सूद ने, उस पर छापे पड़वा दिया। दीपक भैया, मैं एनटीसी सर के सब पास जी। सारी चीजों को जानने के लिए जाऊंगा, लेकिन एक चीज और बता दीजिए इससे पहले, जी, ये जो सेब के ऊपर एक छोटी सी चिट लगी हुई है, ये चिट कहाँ देखिए, और लगने वाली है? थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन जब आपने सवाल किया है तो मेरा फर्ज बनता है बताना। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो सरकार हारी है जयराम ठाकुर की आज, ये इस वक्त सुर्खियों में आ रहा है। इसकी एक वजह ये अडानी का सेब था, क्योंकि अडानी ने जो बल्क में सेब वहां खरीदे, सही दाम नहीं दिए, इसको लेकर हिमाचल की सेब मंडियों में पिछले साल से हड़ताल रही है, लेकिन उसको क्रश किया भाजपा की सरकार ने, क्योंकि अडानी सबसे करीबी प्रधानमंत्री के साथी हैं, उन्हीं के जहाज से उड़ान भरकर इस देश में इलेक्शन जीता है मोदी जी ने। आज इसीलिए उनके पास सारे बंदरगाह हैं, सारे एयरपोर्ट। तो जिस वक्त अडानी वहां सस्ते में सेब खरीद रहे थे, आप देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके, कई दिनों, कई हफ्तों तक वहां की जो सेब मंडियां, वहां हड़ताल हुई है। उसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो अब ये विषय अंतर हो जाएगा, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है, मैं फिर वही कह रहा हूं कि जब सरकार प्रचंड बहुमत में होती है और दोबारा जीत कर आती है, तो फिर आप ये सोचें कि ये हमारी सलाह मानेंगे, हमारा मशवरा मानेंगे, ये संवेदनशील होंगे। इस तरह की बातें सोचना, मुझे लगता है कि सच से हम थोड़ा दूर हैं। बिल्कुल ठीक बात है।